नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा शिक्षण का जो है टेस्ट नंबर 9 मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुकी हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है हिंदी कंप्लीट कर चुके हैं। हिंदी व्याकरण जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हमारी हो चुकी है और उसके जल्दी ही जो है टेस्ट जो है मैंने आप लोगों को कहा था कि टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग काफ़ी करेंगे, क्योंकि देखिए जो ग्रामर का जो पोर्शन होता है, व्याकरण का जो पोर्शन होता है, उसमें प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगी। हो सकता है कि आज ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूं प्रैक्टिस क्वेश्चन का। तो आप लोग लगातार जो है चैनल से जुड़े रहे हैं। जो फ्रेंड्स अभी अभी नए मेरे चैनल पर आए हैं, जिन्होंने अभी नया विजिट किया है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन आपको उसी के माध्यम से पहुंचेगा। यहाँ पर रेगुलर जो है आप लोगों का कोर्स कवर करवाया जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन का टेस्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। इससे पहले 8 टेस्ट मैं आप लोगों के लिए ले चुकी हूँ। टेस्ट नंबर 8 जो है मैंने कल अपलोड किया था। जिन फ्रेंड्स ने नहीं देखा है, एक बार चैनल पर जरूर जाकर के देखें। काफ़ी काम का स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको और भी जो है प्रोवाइड होगा, तो एक बार चैनल पर जरूर विजिट करें। तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला, समृद्ध भाषिक वातावरण। दूसरा, भाषा के व्याकरणिक नियम। तीसरा, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। या चौथा, भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो देखिए इन सभी में जो है मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो पैडागोजी के जो क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि जो कॉमन शिक्षण विधियां होंगी या फिर शिक्षण विधियां कह लीजिए, उसमें जो है चारों ही आंसर ऐसे दिए हुए होते हैं जो कि हमको सही लग रहे होते हैं, या फिर कई बार जो होता है दो आंसर्स तो ऐसे ही फंसते हैं। अगर हम एलिमिनेट भी करें तो दो तो चलिए ऑप्शन हम लोगों ने क्रॉस कर दिया, लेकिन दो ऑप्शन तो हमेशा ऐसे रहेंगे जो लगेगा कि यार ये भी सही है और ये भी सही है, तो हमको जो है कंपैरिजन करके देखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर तो जो है चारों ही ऐसे लग रहे हैं कि देखिए भाषा सीखने के लिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भाषा के व्याकरणिक नियम भी महत्वपूर्ण है। पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर जो है उनको करने से भी जो है बच्चों का भाषा विकास होता है। भाषा की पाठ्य पुस्तक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है। तो लेकिन देखिए इन चारों में जो है अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो है फर्स्ट जो पॉइंट है, समृद्ध भाषिक वातावरण, जो इन सभी को जो है अपने आप में समाहित कर लेता है। ये तीनों ही जो पॉइंट हैं वो उसमें अपने आप में समाहित हो जाते हैं। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक, समृद्ध भाषिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। दृष्टि बाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय पहला पॉइंट दिया हुआ है, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। या कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। तो देखिए इसमें तो सीधा सा पता चल रहा है, क्योंकि तीनों जो है वो नेगेटिव हैं। हम बच्चों को अलग से नहीं बिठा सकते, तो क्योंकि हम बच्चों को यह एहसास नहीं दिलाएंगे कि उनमें किसी भी तरीके की जो है कमी है या शारीरिक क्षमता उनमें किसी भी तरीके से कम है। क्योंकि देखिए शिक्षा में जो है शारीरिक क्षमता का कोई रोल नहीं होता, मानसिक क्षमता का, बौद्धिक क्षमता का रोल होता है। तो देखिए हम, और आजकल तो आपको पता ही है कि समावेशी शिक्षा जो है वो बहुत ज्यादा उसको प्रमोट किया जा रहा है, तो उसके तहत तो कानूनन अपराध हो जाता है। तो देखिए ये तो क्रॉस हो जाता है। उसके अलावा जो है विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। देखिए ये भी एक नेगेटिव जो है स्टेटमेंट है, क्योंकि आप लोग जो है भाषक जो गतिविधियां हैं उनमें अगर शामिल नहीं करेंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे। तो देखिए ये भी क्रॉस हो जाता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण करने। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है बच्चों को सिखाने के लिए। अगर बच्चा जो है दृष्टि बाधित है, यानी कि दृष्टि उसकी जो है कमजोर है, वो देख नहीं पाता है, तो देखिए इस तरीके के जो है कोई भी हरकत हम नहीं कर सकते हैं कि बच्चे को इस तरीके का एहसास हम नहीं करवा सकते हैं। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा है वो दृष्टि बाधित है, ना कि श्रवण बाधित। जो बच्चा है वो सुन तो सकता है, उसकी जो श्रवण शक्ति है वो तो बहुत ही मजबूत है, तो उसका जो है हमको पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बहुभाषिकता दे रखी है। अब इसके संबंध में जो स्टेटमेंट है वो दे रखे हैं। भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। देखिए ये तो क्रॉस है, क्योंकि बहुभाषिकता जो है वो एक समृद्ध भाषा का निर्माण करती है, ना कि एक बाधा है, तो ये तो क्रॉस हो जाता है।
भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, देखिए ये भी नेगेटिव है, ये भी क्रॉस हो जाता है। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, देखिए ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि फर्स्ट पॉइंट को रिपीट कर रहा है, तो ये तीनों तो क्रॉस हो जाते हैं। तो देखिए बचा चौथा पॉइंट, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में जो है बहुभाषिकता काम करती है। अगर जो बालक है अपनी अगर कोई मातृबोली लेकर के आता है तो हम उसको जो है बाधा के रूप में ना देख करके रिसोर्स के रूप में देखेंगे। जो बालक अपने घर से लेकर के आ रहा है, जो भी बोली वो साथ में लेकर के आ रहा है, उसे हम एज ए रिसोर्स ट्रीट करेंगे और उससे जो है बच्चे को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आगे के जो हम मानक भाषा उसको सिखाना चाहते हैं उसके जो है मातृबोली जो रहेगी, मदर टंग जो उसकी है, उससे उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों में पूर्ण अधिकार रखते हैं, देखिए नहीं रखते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वहां से केवल बोलना सीख करके आता है और वो भी जो है मानक भाषा नहीं मातृभाषा में बोलना सीखता है। बाकी के कौशल तो उसको विद्यालय में आकर के वो जो बच्चा है वो सीखता है। एक्सेप्शनल केस अलग है, अगर कोई एक आध बच्चा जानता हो, लेकिन मोस्टली जो बच्चे हैं वो विद्यालय में आकर के पढ़ना लिखना वगैरह सीखते हैं। तो देखिए ये तो क्रॉस हो जाता है। और आपको पता है कि 4 कौशल हैं भाषा कौशल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जिसको हिंदी में कहा जाता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। देखिए आपको इसी क्रम से जो है इसको याद रखना है। सेकंड पॉइंट जो दे रखा है वो है अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं। देखिए नहीं, ऐसा भी नहीं है, बच्चा जो है नियमबद्ध भाषा सीख करके नहीं आता। मातृबोली तो ऐसी बोली है जिसमें जो बच्चा है कम्युनिकेट करता है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने जो है आसपास के लोगों के साथ, और उसमें कोई नियमबद्धता नहीं होती। बच्चा केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखता है और जो दूसरे लोग हैं जो उससे कनेक्ट कर रहे हैं उनकी भावनाओं को समझना सीखता है, ना कि कोई नियमबद्धता का गुण रहता है। तो देखिए ये भी क्रॉस हो जाता है। तीसरा है कोरी स्लेट होता है। बच्चा क्या स्कूल आने से पहले बच्चा कोरी स्लेट होता है। तो देखिए ऐसा जो है इसको हम लोग रिजर्व कर लेते हैं। 4th पॉइंट पहले रीड करेंगे। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4, क्योंकि देखिए बच्चा जो है कोरी स्लेट भी नहीं होता है, एक्चुअली वो कुछ ना कुछ तो अपने अंदर क्वालिटीज लेकर के आता है। वो अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीख करके आता है, उसका जो सोसाइटी है वहां से बहुत कुछ सीख करके आता है। ऐसा नहीं है कि स्कूल आने से पहले जो बच्चा है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। यानी कि भाषा तो उन्हें आती है लेकिन जो है उसका पूरी तरीके से उपयोग करने में वो लोग समर्थ नहीं होते हैं। तो जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो कि हम लोग जो है पेडागोजी सेक्शन में डील करते हैं एग्जाम में। देखिए 15 क्वेश्चंस कवर करेगी पर सेक्शन, यानी कि आपके जो है अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप सेकेंड लेवल से फाइट कर रहे हैं तो देखिए 60 क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के एग्जाम में पेडागोजी अकेली कवर करती है। मैं पेडागोजी सभी की कंप्लीट करवाऊंगी। अभी हम लोग हिंदी की पेडागोजी कर रहे हैं। और देखिए शिक्षण विधियां में बहुत ही जल्दी मैंने हालांकि शिक्षण विधियों में मापन एवं मूल्यांकन आप लोगों को पढ़ा दिया है, लेकिन देखिए शिक्षण विधियां मैं अब स्टार्ट करूंगी आप लोगों की वहां पर। और साथ में जो है इंग्लिश को भी हम लोग लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। हिंदी के जो है टेस्ट पेपर्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। देखिए थोड़ा सा ये है कि टाइम का मैनेजमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है अदरवाइज, लेकिन जो है कंटिन्यूटी से जो मेन जो फोकस है हमारा जो कोर्स है यानी कि साइकोलॉजी का और इसके अलावा एसएसटी का जो एक वास्ट पोर्शन है, तो देखिए वो तो लगातार यहाँ पर कवर हो रहा है। और साइकोलॉजी तो काफी हद तक कवर हो चुकी है। हिंदी हम लोग पूरी कंप्लीट कर ही चुके हैं। हिंदी की जो प्रैक्टिस है वो करनी बाकी है और साथ में जो है शिक्षण विधियां करवानी बाकी हैं। तो देखिए 1-2 दिन में मैं ये सब स्टार्ट यहाँ पर कर दूंगी। देखिए इसको हम एनालाइज कर लेते हैं। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो पहला पॉइंट दिया हुआ है बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, बच्चे का उच्चारण, व्याकरण का ज्ञान, पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। अब देखिए हमको इनको चारों को जो है एनालाइज करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो भूमिका है बच्चे की किस चीज की होती है। बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, बच्चे का जो उच्चारण है वो,
व्याकरण का ज्ञान, पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। देखिए व्याकरण का ज्ञान हो ना हो, बच्चे को जो है एक्चुअली जो भाषा का जो प्रयोग करना बच्चे को आना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए व्याकरण ज्ञान तो पूरी तरह से क्रॉस हो जाता है। पाठ्य पुस्तकों की सामग्री, देखिए पाठ्य पुस्तकें बच्चे के भाषा विकास में हेल्प करने के लिए हैं, यानी कि पाठ्य पुस्तकें साधन है ना कि साध्य है। तो पाठ्य पुस्तकें जो है साध्य तो है नहीं, तो ये भी ऑब्वियसली जो है क्रॉस हो जाता है। तो दोनों जो ऑप्शन है तो क्रॉस हो जाते हैं। देखिए सेकंड वाला देखते हैं, बच्चे का उच्चारण। हालांकि बच्चे के उच्चारण पर काफी ध्यान दिया जाता है, लेकिन जो है बच्चे का उच्चारण जो है केवल उसी के माध्यम से बच्चा जो है भाषा को सीख नहीं लेगा। केवल उसको सही बोलना आना ही भाषा का आना नहीं कहलाएगा, बल्कि जो है बच्चे को भाषा का प्रयोग करना आना चाहिए कि उसे किस स्थिति में किस तरह की भाषा का उपयोग करना है, या फिर अपने विचारों को एक्सचेंज करने के लिए, दूसरों के विचारों को समझने के लिए और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए किस तरह की भाषा का उपयोग करना है। तो वो जो है बच्चे का टारगेट होता है। जो टीचर्स हैं स्कूल में, उनका ये टारगेट होता है कि जो बच्चा है भाषा को प्रॉपर बोलना सीखे, यानी कि बच्चा जो है उसमें कम्युनिकेट करना सीखे। तो जो पहला ऑप्शन दे रखा है, बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, यानी कि बच्चे के जो माइंड में ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि मुझे अगर कोई बात बोलनी है तो वो किस तरह से प्रेजेंट करनी है, यानी कि अपने भावों को किस तरीके से बताना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है कि, पहला पॉइंट दे रखा है, जिस भाषाई शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड वाला दे रखा है, जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। जिस भाषाई शैली में वक्ता असहज हो व बच्चा सहज हो उसका प्रयोग करना चाहिए। या फिर जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो व बच्चा असहज हो उसका प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए इसमें जो सीधा सा इसका तो जो कंक्लूजन निकल रहा है वो सीधा सी बात है कि पहला पॉइंट इसका सही रहेगा, क्योंकि देखिए दोनों को जो है सहज महसूस करना बहुत ही आवश्यक है। जो वक्ता है और जो लिसनर है, यानी कि जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है, उन दोनों को ही जो है बच्चा तो जो होगा वो सुनने वाला होगा, जो शिक्षक होगा वो वक्ता होगा। तो देखिए जो है स्पीकर और लिसनर, यानी कि बोलने वाला और सुनने वाला, दोनों ही जो है बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए, बिल्कुल सहज होने चाहिए लैंग्वेज को समझने में और जो विचार है उनको समझने में। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक, जिस भाषाई शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पढ़ने में बाधा नहीं है, तो बताइए पढ़ने में इनमें से कौन सा जो है बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। सारे नियम पहले ही बता डालना, उच्चारण पर ही जोर देते रहना, सटीकता पर ही जोर देते रहना, लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। तो देखिए पढ़ने में बाधा नहीं है, सारे नियम पहले ही बता डालना, ये भी एक बाधा का कार्य कर सकता है, क्योंकि बच्चा जो है बहुत पजल्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसको जो है उसकी जो सोच है वो इतनी विकसित नहीं होती कि हम पहले ही उस पर सारे नियम थोप दें और बच्चा जो है उसको एनालाइज करता रहे। तो देखिए ये तो गलत है। उच्चारण पर ही जोर देते रहना, अगर हम बच्चे के बिल्कुल प्रॉपर उच्चारण पर ही पूरे टाइम जोर देते रहेंगे तो बच्चा जो है वो सीख नहीं पाएगा चीज़ों को। जो है अपनी जो उसकी तरफ से जो ट्रायल लिया जा रहा है किसी भी शब्द को बोलने का, वो उसको हो सकता है कि बोलना बंद कर दे, क्योंकि जो कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से शाय नेचर के होते हैं। अगर हम उन्हें बार बार टोकते हैं तो देखिए वो उस काम को करना बंद कर देते हैं, यानी कि अगर जो उनकी पर्सनल जो ग्रोथ है, खुद अगर वो किसी काम में स्टेप ले रहे होते हैं, खुद अगर किसी शब्द को बोलना चाहते हैं तो देखिए उस चीज़ को बोलना बंद कर देंगे। तो हमें ये भी नहीं करना है, सटीकता पर ही जोर देना। तो देखिए ये तो वही बात हो गई कि जो हम जो अर्थ निकाले वो बिल्कुल सटीकता पर जोर देते रहे। बच्चे के सर पे हमें डंडा नहीं बजाना है। देखिए सीधी सी बात यह है कि हमको बच्चे को बिल्कुल सहज रखना है, ना कि बच्चे को इनसिक्योर कर देना है, बच्चे को पजल्ड नहीं करना है। किसी भी तरीके का प्रेशर हम बच्चे के ऊपर नहीं डाल सकते। तो ये तो तीनों नियम क्रॉस हो जाते हैं। तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4, लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। तो देखिए ये जो चीज है कि लिखी हुई चीज का जो है बच्चा अर्थ निकाल सके, तो इससे तो जो बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर होगा। तो आंसर इसका 4 रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। इसमें ये देखना है कि हमको किस सेंटेंस के थ्रू जो है मूल्यांकन हो रहा है। मूल्यांकन वर्ड दे रखा है, आपको बिल्कुल इसको याद रखना है। यहाँ पर मापन की बात नहीं हो रही है, मूल्यांकन की बात हो रही है। तो देखिए पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से। देखिए मात्र लग गया तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, केवल मात्र और इस तरीके का जो अर्थ को सीमित कर दें वो तो नेगेटिव होते हैं। तो देखिए तो क्रॉस हो जाता है। सेकंड पॉइंट दे रखा है, मात्र मौखिक परीक्षा के। देखिए इसमें भी मात्र लग गया,
तो ये भी सीधी सी बात है, सिरे से ही खारिज है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगर आंसर पॉजिटिव पूछा जा रहा है तो जहां पर मात्र केवल और सीमित जो मतलब उत्तर को वो सीमित कर रहा हो, बांध रहा हो, किसी भी बाउंड्री के अंदर कैद कर रहा हो, तो देखिए ऐसा जो उत्तर होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसके दोनों जो हैं वो क्रॉस हो जाते हैं। नेक्स्ट जो दे रखा है वो है लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षाओं के माध्यम से हो सकता है, तो बिल्कुल ये हम कंसीडर करते हैं। और आगे फोर्थ पॉइंट एक बार हम लोग देख लेते हैं, उपरोक्त में से किसी माध्यम से नहीं। तो देखिए आंसर जो रहेगा वो रहेगा इसका 3, लिखित व मौखिक दोनों परीक्षाओं के माध्यम से हो सकता है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो 3 रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती है, ये क्रॉस हो जाता है। भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है, ये भी हो सकता है। उपरोक्त में से तीनों सही हैं। तो देखिए ये दोनों तो क्रॉस हो जाते हैं। अब इन दोनों में से हमको जो है कंपेयर करना है कि आखिर ये दोनों जो है क्या है। तो देखिए भाषा विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है या फिर भाषा का कुछ हद तक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जो भाषा है वो जो है पूर्ण रूपेण विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम होती है। तो जो भाषा होती है वो विचारों पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव डालती है। तो देखिए एलिमिनेशन के थ्रू हमको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखिए 2 तो हम क्रॉस कर चुके हैं, सेकंड और फोर्थ तो हो नहीं सकता। और कंपैरिजन जो करना था वो 2 में करना था, पहले और तीसरे ऑप्शन में करना था। और देखिए इन दोनों में से हम अगर देखें तो पहला जो ऑप्शन है वो ज्यादा वेटेज ले रहा है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। भाषा विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, भाषा का जो है विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। देखिए नया क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू वैरायटी वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में जो है बहुत कम देखा गया है। तो देखिए उद्भव और विकास से संबंधित सिद्धांत पूछा जा रहा है। तो देखिए आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि डिंग डोंग जो सिद्धांत है वो इसमें जो है उद्भव एवं विकास से माना गया है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, डिंग डोंग सिद्धांत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों में ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। पूर्णतया असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, या फिर आंशिक रूप से असत्य है, पूर्णतया सत्य है। तो देखिए एक बार स्टेटमेंट हम लोग और पढ़ते हैं, लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों और ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। बिल्कुल जो है हम जब बच्चे को अक्षर ज्ञान करवा रहे होते हैं, बच्चा जब अपनी प्रारंभिक कक्षा में होता है, तो देखिए अक्षर ज्ञान का मतलब ही यही होता है कि हम बच्चे के विचार जो हैं उनको कनेक्ट कर देते हैं अक्षरों के साथ। तो देखिए उन आकृतियों और ध्वनियों से जो है बच्चे आकृतियों और ध्वनियों का जो संबंध होता है वो सुस्थिर एवं सार्वभौम होता है, यानी कि जो आकृतियां हैं उनसे निकलने वाली जो ध्वनियां हैं उन दोनों के मध्य जो है सुदृढ़ संबंध पाया जाता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, पूर्णतया सत्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इंसान और जानवर की भाषा में फर्क है। ध्वनि का फर्क है, सुरों का फर्क है। इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। उपरोक्त में से तीनों सही है। तो देखिए ये दोनों तो क्रॉस हो जाते हैं, ध्वनि का फर्क नहीं है, सुरों का फर्क नहीं है। केवल जो रहता है फर्क वो ये रहता है कि इंसानों की जो भाषा है वो सांकेतिक ध्वनि चिन्हों के माध्यम से निर्धारित की गई है, जबकि जो जानवरों की भाषा है उसका कोई निर्धारण नहीं किया गया है। तो जो आंसर रहेगा वो 3 रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। बच्चे का व्यक्तिगत आकलन, बच्चे का सामूहिक आकलन, बच्चे द्वारा स्व आकलन या पेपर पेंसिल आकलन। तो बताएं, इसको थोड़ा सा जज करें अपने माइंड में। देखिए इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा पेपर पेंसिल आकलन। तो ये जो तरीका है वो बिल्कुल सही तरीका नहीं है। बच्चे का जो है व्यक्तिगत आकलन किया जा सकता है, बच्चे का सामूहिक आकलन हो सकता है, बच्चे का स्वयं आकलन तो बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चे का आकलन करने का, लेकिन जो है पेपर पेंसिल टेस्ट ही अकेला माध्यम हो ऐसा नहीं है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, पेपर पेंसिल आकलन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पढ़ना क्या है। पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री का उच्चारण, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई, शब्दों को सही सही पहचानना।
तो देखिए जो इसमें जो सबसे ज्यादा सूटेबल आंसर जो रहेगा वो रहेगा पहला, पढ़कर अर्थ समझना। अगर बच्चा पढ़कर के अर्थ निकाल लेता है, उसे समझ लेता है, तो देखिए सारे जितने भी पॉइंट दे रखे हैं उनकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा अच्छा उच्चारण करना जानता हो तो लिखे हुए का अर्थ समझ जाए। तो देखिए जो हमारा लास्ट जो उद्देश्य होता है बच्चे को भाषाई ज्ञान देने का, वो होता है पढ़कर के अर्थ समझना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। यानी कि अगर हम बालक को चित्र किसी चीज का चित्र, जैसे हम बच्चे को जो है ताजमहल के बारे में बता रहे हैं, तो हम बच्चे को जो है ताजमहल ले जाकर के दिखा नहीं सकते। जो बच्चे का जो माइंड में ताजमहल को लेकर के कल्पना बन रही है, उसको हम जब चित्र दिखाते हैं तो वो कल्पना जो है उससे मैच हो जाती है और बच्चा जो है आसानी से सीख जाता है। तो देखिए चित्र जो है अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, तो इसका पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन था इस टेस्ट का, और मैंने 15 क्वेश्चंस का आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड करवाया था। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके जाएं कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं मेरा आंसर बताने के पहले। इसके अलावा जो फ्रेंड्स मेरे साथ नए जुड़े हैं, देखिए वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। रेगुलर आपको यहाँ पर स्टडी करवाई जा रही है, और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।